यहाँ से बात शुरू की थी कि जहाज जा कहाँ रहा है। उसमें से हमने जहाज में जो इकाइयाँ वाला एक एक वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा खोला और कुछ चर्चाएं हमने की। मैं आगे उसको और खोलूं तो उसमें लग रहा है कि अभी जितना टाइम हमारे पास उपलब्ध है उसमें मैं जीवन के बारे थोड़ी चर्चा शुरू कर देता हूँ। आधी चर्चा आज करेंगे, फिर कल जहाज पूरा करेंगे और फिर बाकी ही बची हुई चर्चा आगे और पूरी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि बचे हुए समय में जीवन में मनवृत्ति चित्त कैसे काम करता है और सारा स्वर्ग नरक कहाँ पे रहता है। एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, एक दिल कहता है, दिमाग कहता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो जीवन क्रिया को पूरा करते हैं तो उसमें 10 क्रिया की बात करते हैं। 10 क्रिया में से जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो केवल 4.5 क्रिया में जीते हैं। उसको मैं आपके सामने अभी बोर्ड पे 6 बजे तक के टाइम में पूरा करूँगा और कल हम फिर जहाज को पूरा खोलेंगे और फिर से एक बार बड़ी समरी करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जीवन में क्रिया को करेंगे। जैसे ये पेन, ये क्या है? पेन। पेन का बोलने का क्या मतलब है? पेन का बोलने का मतलब है लिखने की क्रिया है। तो हम किसी चीज को किसी की उपयोगिता से पहचानते हैं, क्रिया से पहचानते हैं। वैसे ही मैं को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, हम मैं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, जीवन, जीवन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जो जीवन 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। 10 क्रियाओं का अविभाज्य, अविभाज्य मीन्स अनडिवाइडेड, वर्तमान मीन्स जो हमेशा वर्तता है। वर्तमान 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। तो 10 क्रियाओं के रूप में हम मैं को पहचानने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखने का काम ज़्यादा नहीं है, मैं बोलता हूँ, आप क्रियाओं को अपने में पहचानिए। कॉपी पेन बंद करके बाजू में रख देंगे तो भी चलेगा। मैं सभी बोलूँगा, आपको सीधा सीधा अपने में देखना है कि मुझ में वो क्रिया हो रही है कि नहीं, ऐसा हम चलेंगे। तो सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया लगातार हो रही है। ऐसा अपने आप में देखिए हो रही कि नहीं। फिर से बोलता हूं, सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना लगातार बनी हुई है और उपलब्धता के आधार पर सुख को भोगने की क्रिया होती रहती है। हो रही है, दिख गया? ये आपको दिखाई दिया, आंखों से दिखाई दिया? कौन सी इंद्री से दिखाई दिया? कौन सी इंद्री से देखा आपने? ब्रेन, इसमें कोई इंद्री काम नहीं आई, कोई ब्रेन काम नहीं आया। मैं स्वयं डायरेक्टली मैं को देखता हूं। मैंने आपसे जीवन में क्रिया को देखने के लिए कहा कि मुझ में लगातार सुख की चाहना बनी हुई है। आपको दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? आपके भीतर हमेशा खुश रहने की चाहत बनी हुई है। ये दिखाई दिया कि नहीं? दिखाई दिया। छू के पता चला, सूंघ के पता चला, देख के पता चला? कैसे पता चला? कैसे देखा आपने? मैंने ही देखा, डायरेक्टली मुझी को देखा। तो मैं कहाँ हूं?
मैंने अपने आप को देख लिया, देख लिया कि नहीं, है ना। मैंने कोई इंद्री का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब मैंने शरीर का इस्तेमाल नहीं किया। बिना शरीर को इस्तेमाल किए मैंने डायरेक्टली स्वयं को देखा। कितने लोगों ने देखा? गुड, बस इतना सिंपल है। देखो, भरोसा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, मैंने स्वयं को देख लिया है। इतना बोल रहे थे मैं को एक्सप्लोर करना, है ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, है ना, इतना सारा, तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। तो निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया हो रही है, इसका नाम है आस्वादन क्रिया। क्रिया नंबर 1, आस्वादन क्रिया। निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया, ये मुझ में हो रही है। सारी धरती के सारे लोगों की एक ही समस्या है, दूसरी कोई समस्या हमारे पास है ही नहीं। क्या? क्या? आस्वादन क्रिया में ही सारी समस्या है। क्या? चाहना निरंतर है, भोगना निरंतर नहीं है, बस इतनी ही समस्या है। चाहना निरंतर है, भोगना निरंतर नहीं है। ये भोगना निरंतर कैसे हो जाए, इसी में सारा अपराध है, इसी में सारा पुण्य है, इसी में सारा पाप है, इसी में सारा जागृति है, इसी में सारा बंधन है। बढ़िया, एक क्रिया हो गई। अब दूसरी क्रिया की ओर चलते हैं। निरंतर सुख की चाहना अपने आप पूरी हो जाएगी, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा, करना होगा। तो निरंतर सुख की चाहना को पूरा करने के लिए जीवन में शरीर के द्वारा उसको पूरा करने के लिए जो जीवन में लिया गया निर्णय है, उसको चयन बोल रहे हैं। निरंतर सुख की चाहना को शरीर के द्वारा पूरा करने के लिए जो जीवन में निर्णय हुआ, इसका नाम चयन है ना। जैसे मैंने अभी कुछ बोलने का तय किया, ये बोलना है, मैंने तय किया होगा तभी बोला होगा। तो मैंने अभी ये तय किया कि अभी मैं सभा को ये बोलता हूँ, तो मैंने शरीर से बोलने का निर्णय लिया, तो इसको चयन कहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? मेरे सुखी होने के लिए, ये मेरी ज़रूरत है। तो मुझ में सुख की अपेक्षा है, मेरे सुखी होने के लिए या मेरे सुखी होने के प्रमाण के लिए मैंने कहा कि भाई मैं ये बोल दूं। ये जो मैंने शरीर से बोलने का निर्णय लिया, इसका नाम चयन है। कितने लोगों तक बात पहुंची? ठीक हो गया? चलो फिर दोनों बोल के बताओ। आस्वादन क्रिया और चयन क्रिया को बोल के बताओ। आस्वादन क्रिया और चयन क्रिया को बोल के बताओ। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। सुना नहीं पा रहे, इसका मतलब सुना नहीं है, है? सुना कथा जैसा सुना, क्लास जैसा नहीं सुना। फिर से बोल देता हूं, अभी देखता हूं कितने लोग बोलने के लिए तैयार होते हैं। हाँ जी, बोल रहे? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। 250 में एक तो है। हेलो। निरंतर सुख की चाहना को पूरा करने के लिए शरीर द्वारा लिया गया निर्णय, जैसे मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ और जीते समय मुझे एक जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, जिसके माध्यम से मैं अपने परिवार को और अपने घर को आराम से संभाल सकता हूँ, तो वो चयन हो सकता है। वो चयन हो गया। और आस्वादन क्या हुआ?
निरंतर सुख की चाहना में उसे भोगना। निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया जीवन में हो रही है, इसका नाम आस्वादन क्रिया है। ठीक हो गया? 2 हो गई, फिर से बोलूं है? चलो फिर से। क्रिया नंबर 1, निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया का नाम आस्वादन क्रिया है। ठीक, आ गई? कितने लोगों तक पहुंच गया? आ गया? माइक दो, माइक दो। हाँ जी, माइक दीजिए। हाँ, ये लो, इतना सुना हुआ एक सेंटेंस, माइक पकड़ो। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर जी, नमस्ते सर। ये अभी जो आपने सुनाया था, तो इसका तात्पर्य मेरे इससे ऐसा है कि जो इंसान जो है उसको वो निरंतर सुख की कामना करता है और जो उपलब्ध व्यवस्था है उसमें अपना समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन वो जो साधन है वो उसको वो शरीर होने के कारण उसकी एक मर्यादा है। और चाहत जो है, चाहत में मेरे ख्याल से वो जो चयन है, वो चयन में वो थोड़ा सा सर उसमें मैं कन्फ्यूजन। लिख ही दूं क्या? बोले बोले। निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पे भोगना भोगने की क्रिया, क्रिया। आस्वादन क्रिया। ठीक हो गया? हो गया? चयन हो गया? चलो, तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं। तो 2 क्रिया हो गई, आस्वादन और चयन। अच्छा, अब ये बताओ, मैं भोगना चाहता हूं तो ज्यादा सुख और कम सुख होगा, तो दोनों में से मैं किसको भोगना चाहूंगा? ज्यादा सुख। और ज्यादा दुख और कम दुख होगा तो मैं किसको भोगना चाहूंगा? कम दुख। इसका मतलब यह हुआ कि हम में से हर व्यक्ति के पास किसी भी समय सुखी होने के 4-5 ऑप्शन रहते ही हैं। फिर मैं यहाँ बैठ के शिविर कर लूँ, मैं घर चला जाऊँ, कोई काम करके आ जाऊँ, कहीं घूमने चला जाऊँ, 4 ऑप्शन हो ही सकते हैं। 4 में से मैं किसको चूज करूँगा? ज़्यादा सुख कम सुख, तो ज़्यादा सुख वाले को चूज करूँगा। और यदि कम दुख ज़्यादा दुख, तो कम दुख वाले को चूज करूँगा। तो 4-5 गिवन ऑप्शन में से अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख भोगने के लिए मैं उनको आपस में कंपेयर करता हूं। तो तीसरी क्रिया है तुलन क्रिया, जिसमें कि कंपैरिजन होता है। तो जीवन में एक क्रिया और तुलन क्रिया, जिसमें कि जो भी गिवन ऑप्शन है उनमें से कंपैरिजन होता है, तौलते हैं किसमें दुख ज़्यादा, इसको नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो इसका नाम तुलन क्रिया। तो तीसरी क्रिया तुलन क्रिया, आस्वादन क्रिया, चयन क्रिया, तुलन क्रिया। जब तुलन क्रिया को करता हूँ, 5 में से किसी एक तक पहुँचना है, तो सारे ऑप्शंस के फाइन विश्लेषण करता हूँ, उसकी सारी परतें निकाल निकाल के देखता हूँ, ये करता हूँ तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, किसको पीछे कर सकता हूँ, किसको कल कर सकता हूँ, किसको आज ही करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा। तो 5 में से 5 क्रियाओं को आपस में तुलना करने के लिए मैं विश्लेषण करता हूँ। तो विश्लेषण क्रिया चौथी क्रिया। चार क्रिया हो गई। विश्लेषण क्रिया चौथी क्रिया। तीसरी क्रिया तुलन क्रिया। हाँ, कंपैरिजन को पूरा करने के लिए तुलन पूर्वक विश्लेषण होता है। विश्लेषण मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। विश्लेषण मतलब उसकी फाइन लेयर्स, फाइन डिटेल,
उसकी सारी फाइन डिटेल निकाल निकाल के चेक करना, ये करता हूँ तो ये हो सकता है, डॉक्टर के जाऊँ कि नहीं जाऊँ, डॉक्टर के जाऊँ तो गुड है, और ऑडिट करना। हाँ, किसी भी सिचुएशन का ऑडिट करना। ऑडिट तब कर पाएंगे जब सारी फाइन डिटेल्स आपके पास होंगी। एनालिसिस। ये सब क्यों कर रहे, चारों क्रियाएं क्यों कर रहे? सुख पाने के लिए। तो इसके मूल में सुखी होने का चित्रण, पांचवी क्रिया। चित्रण पांचवी क्रिया। तो अब मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, देखिए। आस्वादन, आस्वादन क्रिया, चयन क्रिया, तुलन क्रिया, विश्लेषण क्रिया और चित्रण क्रिया। चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है, विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है, चयन क्रिया का नाम आशा है, आस्वादन क्रिया का नाम मन है, तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है, कैमरा जूम करना भैया। हाँ जी।
हाँ जी, हो गया, चलें, चलो। चलो, नहीं नहीं, वो कल्पनाशीलता जब बोल रहे हैं, आशा विचार इच्छा, आशा विचार इच्छा के मूल में मन वृत्ति रहता ही है। मैं बोलता हूँ फिर समझते हैं। मैं चलता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, बार बार इसलिए पूछता हूँ कि मैं इधर बोलता रहूँ, आप लिखते रहो तो बात नहीं बनेगी। तो आपका लिखना पूरा हो गया हो तो मैं चलूँ। तो देखिए, एक तो ये समझ में आ गया, एक एक करके बात करते हैं। सारा चयन किस बात के लिए है? सुखी होने की आशा में। तो चयन क्रिया का नाम आशा है। मूल में जैसे किसी को नहीं भी पता हो तो ये पेन है, तो ये पेन है ही है। किसी को इस चीज का नाम पता नहीं है, लेकिन ये पेन तो रहेगा ही ना। नाम आपको पता है कि नहीं पता है? तो चूंकि ये शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में है, मन वृत्ति चित्त और आशा विचार इच्छा, इसलिए इनको प्लेस किया गया है। मूल चीज क्रिया है कि नाम है? मूल चीज क्रिया है। क्रिया क्या है? तुलन क्रिया, आस्वादन क्रिया, चयन क्रिया, विश्लेषण क्रिया, चित्रण क्रिया। तो जीवन में टोटल मिला के 10 क्रिया है। 5 क्रिया मैंने लिखी है, 5 नहीं लिखी है। तो 1 2 3 4 5। भैया थोड़ा जूम करना बोला कैमरा, जूम करो, जूम। 5 क्रिया मैंने लिखी। 5 बस क्रिया में से आस्वादन क्रिया का नाम मन है और चयन क्रिया का नाम गति है। देखो, एक एक करके चलते हैं। मन शब्द अब से पहले हमने कितनी बार सुना है? बहुत बार। लेकिन मन कहाँ है, कैसे काम करता है, हमको बहुत ध्यान में नहीं आता है। अब ये कह रहे हैं कि जो निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया मुझ में हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। यही मन है। मन दिखाई दे गया? मन दिखा कि नहीं दिखा? कितने लोगों को मन दिख गया? नहीं दिखा? फिर से एक बार, फिर से एक बार। निरंतर सुख की चाहना आपके अंदर बनी हुई है? हाथ उठाओ, कितने लोग को दिख गई? और उपलब्धता के आधार पर भोगने की, सुख भोगने की क्रिया भी आपके अंदर चली रही है? चली रही है। यही मन है। कितने लोगों ने मन देख लिया? अब बाकी लोग को नहीं दिखाई दिया जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? अरे कितने लोगों को अपने अंदर निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है, ये दिखाई दे रहा है? इसी का नाम मन है। इतनी बात कह रहा हूं। दिखा कि नहीं दिखा? मन दिख गया? मन दिख गया, इतनी बात है। अब बोले मन चंचल होता है, उसमें 1000 घोड़े का बल होता है। सुना है? सुना है। मन चंचल होता है, इसका क्या मतलब है? मन में निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है। उपलब्ध कितना कराते हैं? स्वयं को शरीर मानकर जिंदा रहने के धरातल पर जो कुछ भी करते हैं उससे मिलने वाला सुख कितना है? क्षणिक।
चाहना निरंतर की है, मिलता क्षणिक है, तो मन क्या करेगा? तो मन निरंतर सुख के लिए शोधरत है, इसी का नाम चंचलता है। मन निरंतर सुख के लिए शोधरत है, निरंतर सुख की तलाश में है, इसलिए मारा मारा फिरता है। यहाँ मिलेगा कि वहाँ मिलेगा, इसमें देख लूँ, उसमें देख लूँ, उसमें देख लूँ, इसी का नाम चंचलता है। जब भी मन को सुख रूपी भोजन मिल जाए, वो बिल्कुल नहीं हटता है, एक ही जगह लगा रहता है। आपको किसी से प्यार व्यार हो जाता है, कोई अपने मन की फिल्म देख लेते हो, तो बिल्कुल मन नहीं हटता है फिर। तो मन का एक ही धंधा है, सुख की तलाश। मन को सही गलत से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मन के चक्कर में जाओगे तो मरोगे। मनमानी करना है कि बुद्धिमानी करना है? बुद्धिमानी। मन की नहीं मानना है, ये पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि निरंतर सुख की चाहना मुझ में बनी हुई है, उपलब्धता के आधार पर मैं सुख को भोग रहा हूं। जिस पोस्चर में आप बैठे हो, इस पोस्चर को भोग रहे हो। कभी आप लिखने का निर्णय लेते हो तो आप लिखने को भोग रहे हो, नहीं लिखने का निर्णय लेते हो तो नहीं लिखने को भोग रहे हो। आप जो कुछ भी, जैसे भी बैठे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, हर क्षण कभी अपने घर की सुखद यादों को भोग लेते हैं, कभी बचे हुए कामों को याद करके दुख ना भोगना पड़े उसके लिए कुछ सोच लेते हैं। कुछ ना कुछ हम लगातार कर रहे हैं ताकि सुख की निरंतरता बनी रहे। तो धीरे से ध्यान में ये आ गया कि ये जो आस्वादन क्रिया है, इसका नाम मन है। चयन क्रिया है, चयन क्रिया हो रही लगातार, है ना? अभी आप जैसे बैठते हैं, जैसे गर्दन हिलाते हो, जैसे लिखने का निर्णय लेते हो, ये चयन है। जीवन में सुख की आशा को पूरा करने के लिए, सुख की चाहना को पूरा करने के लिए जो शरीर से करने के लिए मैं निर्णय लेता हूं, इसका नाम चयन है ना? आपने गर्दन हिलाई, ये भी चयन है। आप जैसे बैठे हो, ये भी, तो हाथ हिल रहा है, ये भी चयन है। मुस्कुरा रहे हो, ये भी चयन है। सब चयन पूर्वक होता है। शरीर से कुछ भी मैं करता हूं, वो चयन पूर्वक ही होता है। शरीर को तो पानी, हम मन ही तो है। तो क्या बोला? चलो अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। क्या? जैसे जो कुछ भी मैं आस्वादन करता हूं, आस्वादन के आधार पर चयन होता है। मैं आस्वादन करता हूं, सुख को, सुख की चाहना करता हूं, उस सुख को भोगने के लिए चयन करता हूं। चाय चाहिए, चाहना हुई। अब चाय के लिए क्या करना है? किसी को बोलना है कि खुद बनाना है कि होटल पे जाना है? अब ये करने के लिए मैं चयन करूंगा, तो आस्वादन पूर्वक चयन होता है। ठीक? और एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई आपके पैर छूता है, आपको नमस्ते करता है, उस समय आप अपने आप में होते हो कि अपने से बाहर होते हो? अपने साथ होते हो कि अपने से बाहर होते हो? अपने साथ। जब कोई आपके पैर छू रहा है, ये भी एक बहुत टेक्निकल बात है, समझने की बात है कि कोई हमारे पैर छूने से हमको अच्छा क्यों लगता है, कोई हमको नमस्ते करता है तो हमको अच्छा क्यों लगता है? तो एक नौकरी रख लो 20,000 का, दिन भर पैर छूता रहे। यदि किसी के पैर छूने से इतना अच्छा लगता है, वो दिन भर आपको नमस्कार करेगा, आपकी तारीफ करेगा, सर आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आप मुस्कुराते हो तो लगता है फूल गिरते हैं, है? पहले राजा लोग बोलते हैं ऐसा रखते थे। ठीक हो गया? तो क्या समझ में आया?
तो जब कोई मेरी तारीफ करता है या कोई नमस्कार करता है तो मुझको क्यों अच्छा लगता है? किसी ने मैं हूं उसको स्वीकारा। मेरा होना और होने को महसूस करना अपने आप में सुखदायी काम है। मेरा मुझको महसूस करना अपने आप में सुखदायी काम है। और किसी के कारण मैं कुछ क्षण के लिए अपने आप को स्वीकारता हूं। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। कुछ क्षण के लिए दूसरे ने मेरे को स्वीकारा, दूसरे के स्वीकारने से मैंने अपने आप को स्वीकारा, यार मैं ठीक ठाक आदमी हूं। तो मैंने स्वयं को स्वीकारा, ये मेरे लिए सुखदायी है। कितने लोगों तक बात पहुंची? कौन बोल के बताएगा? माइक। जब कोई हमें सम्मान देता है तो हमें उस पल महसूस होता है कि मुझे स्वीकारा गया है, और अपने आप के स्वीकृति का भाव अपने आप को सुख प्रदान करता है। फिर से एक बार बोलिए, फिर से बोलिए। जब कोई हमें सम्मान देता है तो हम यह महसूस करते हैं कि उसने हमें स्वीकारा है, और आत्म स्वीकृति का यह भाव हमें सुख प्रदान करता है। शानदार। यदि इतना ही आत्म स्वीकृति का सुख है तो मैं हर समय मैं ही खुद ही को पहचान के खुद ही स्वीकार क्यों ना कर लूं? इसी का नाम हमेशा खुश रहना है। अरे सारे ताले खुल जाएंगे। कितना सिंपल है। इतना ही करना है कि मेरे को खुद को पहचान के खुद के साथ स्वीकार भाव में जीना है। स्वीकृति का भाव ही सुख है, तो स्वयं के प्रति पूर्ण स्वीकार्यता यही सुख है। स्वयं के प्रति अस्वीकृति ही दुख है। मैं कोई कपड़ा क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि उस कपड़े के साथ मेरी स्वयं के प्रति स्वीकार्यता बढ़ जाती है। मैं कोई गाड़ी क्यों पसंद करता हूं? उस गाड़ी के साथ मुझको लगता है कि मैं अपने आप को ज्यादा स्वीकार कर पा रहा हूं, मैं अपनी महिमा को देख पा रहा हूं। तो कुल मिला के साधनों के माध्यम से भी मैं स्वयं को ही स्वीकार करना चाहता हूं। मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, मेरा इतना बड़ा पद हो गया, मैंने इतना बड़ा पैसा कमाया, मैं को पहचानना चाहता हूं भौतिक साधनों के माध्यम से। मैं अपनी शक्ल से भी मैं को ही पहचानना चाहता हूं कि मैं सुंदर हूं। सेल्फी ले रहे, सेल्फी। सेल्फी है कि बॉडी ली है? आप तो बॉडी का फोटो ले रहे, सेल्फ का। सेल्फ कहाँ है? सेल्फ है कहाँ? वो तो बॉडी है। वो तो मर, इसके ऊपर से ट्रक निकाल दो, पता चल जाएगा कहाँ कौन पचक गया। फिर उसकी सेल्फी ले लेना। तो फिर सेल्फी किसकी हुई? तो सेल्फी तो सेल्फ की है। सेल्फी तो सेल्फ की है। इसलिए जब भी आप किसी का फोटो लेते हो आप बोलते हो मुस्कुराओ। कौन मुस्कुराता है? मैं मुस्कुराता हूं कि शरीर मुस्कुराता है? मैं ही मुस्कुराता हूं। मेरा ही फोटो लेना चाहते हो, इसलिए मुस्कुराहट का फोटो लेना चाहते हो। नहीं तो सोते का फोटो ले लो, सेम है। हाँ, तो मैं मुस्कुराहट का फोटो लेता हूं, शरीर के माध्यम से मैं ही मुस्कुराता हूं, इसलिए उसका नाम सेल्फी है। हाँ, भाभी कहाँ है? काफी हिम्मती हो।
प्रकृति है वैसी। बताओ भाई, लेडीज क्यों इतना सेल्फी लेते हो? बहुत सेल्फियाँ लेती है जहाँ जहाँ, और मुझे एक्चुअली बताओ तो, माइक बाजू में दो। अभी सर अच्छा लगता है सेल्फी लेना, इसलिए लेते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? अभी देखो, अभी जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, कुछ होता है तो हाँ, इतनी selfie- मेहनत करके कपड़े पहने हैं, हाँ तो वो याद रहता है, इतनी इसलिए मेहनत करके डेंटिंग पेंटिंग की है, इसीलिए लेते हैं। आओ, मैं उस सुंदर पलों को कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं मेरी सुंदरता के दर्शन करना चाहता हूँ। उनमें मैं की चाहत ज़्यादा होती है। मैं की ही चाहत है। मैं की ही चाहत है। जब मैं समझ में आना लगता है तो मेरी सुंदरता मेरे आचरण की सुंदरता है, मेरी सुंदरता मेरे विचारों की सुंदरता है, मेरी सुंदरता मेरे भाव की सुंदरता है, मेरी सुंदरता किसी को जिंदगी देने की सुंदरता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर पुरुषों में ये चाहत थोड़ी कम होती है। आज तुम्हारी खैर नहीं है घर जाके। क्यों? वहां तो बहुत बोल रहे थे। हाँ जी, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या निकल के आया? तो आस्वादन पूर्वक चयन होता है। जैसे ही आपको आस्वादन हुआ कि मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, अभी मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, दिख रहा हूं, उन मोमेंट्स को मैं कैप्चर कर लेने का चयन होता है, आस्वादन पूर्वक चयन होता है। ठीक हो गया? वैसे ही तो आस्वादन क्या है? स्थिति है कि गति है? आस्वादन स्थिति है कि गति है? स्थिति। चयन गति है। आस्वादन स्थिति है, चयन गति है। वैसे ही तुलन पूर्वक विश्लेषण होता है। तुलन मतलब कंपैरिजन करने का आधार। कंपैरिजन करने के आधार पे, आधार को बेस में रखते हैं और फिर हम विश्लेषण करते हैं, उसके सारे फाइन डिटेल्स को वर्कआउट करते हैं। तो तुलन पूर्वक विश्लेषण होता है। तो तुलन स्थिति है कि गति है? स्थिति है। विश्लेषण गति है। समझना स्थिति है कि गति है? समझना। स्थिति, समझाना गति है। तो धीरे से हमको स्थिति गति का भी प्रिंसिपल फिर से एक बार ध्यान में आया। मैंने दिन में भी रखा था। तो जीवन में 5 स्थिति क्रिया, जीवन में 5 स्थिति क्रिया और 5 गति क्रिया है। पांच गति क्रिया, 5 स्थिति क्रिया। स्थिति में बल होता है और गति शक्ति के रूप में व्यक्त होता है। तो क्या है? आशा की शक्ति, विचार की शक्ति, इच्छा की शक्ति, है ना? यहां भी कुछ आएगा, यहां भी कुछ आएगा। और यहाँ पे मन वृत्ति, यहाँ पे चित्त आएगा। तो एक भाषा बनी। हाँ जी, माइक। हेलो हेलो सर, आपने कहा कि मैंने ही मुझे स्वीकारा, यही सुख है। हो। यदि किसी ने पैर, अगर हमारे पैर छूता है
तो उसका संबंध इससे है कि मैंने मुझे स्वीकारा और इसीलिए मुझे सुख मिला। लेकिन हमने ये कैसा डिसाइड करना है कि उसने सच में आदरपूर्वक हमारे पैर पड़ा है या अरे सिर्फ पल नाटक भर कर के रहा है। लिए झूठा ही सही। आपने तो हालत इतनी खराब है, आपने को तो झूठा ही मिल जाए वो भी चलेगा। अपन तो होटल के बेचारे के बैरे की सलामी ले लेंगे। अपनी गाड़ी की वजह से ही कोई कह दे तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है मुझे को बोल रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ। सर तो अगर हमको समझ में आता है कि ये नाटक कर रहा है तो उस समय इसलिए आप नौकर रख के उससे अप्रिशिएट नहीं करा सकते, आपको पता है कि वो नाटक है। इसलिए कोई ज्यादा कह रहे आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो तो आप कहते हो सुबह से मैं ही मिला हूं क्या। तो एक लेवल से ज्यादा यदि कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, ये भी आपको स्वीकार नहीं है। इसलिए दोस्त की गाली भी स्वीकार होती है ना, क्योंकि वो लगता है कि ये जैसा है वैसा मेरे को देखता है, इसलिए। हाँ जी आगे बढ़े। तो कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? चित्रण, विश्लेषण। हाँ, आस्वादन पूर्वक चयन होता है तो अब एक भाषा ये बनती है, मन स्थिति में आस्वादन करता है। मन ही जब गति करता है, मनोगति, वो चयन के रूप में है, उसको हम आशा के रूप में पहचानते हैं। मन स्थिति में आस्वादन करता है, मन ही गति पूर्वक चयन करता है, उसको हम आशा के रूप में पहचानते हैं। वृत्ति में स्थिति में तुलन होता है। वृत्ति ही जब गति करती है तो उसको वो विश्लेषण करती है, उसको हम विचार के रूप में पहचानते हैं। बढ़िया, कनेक्शन बैठ गया है ना। स्थिति गति, स्थिति गति का मतलब जैसे मैं ही एक व्यक्ति हूं, मैं एक मानव हूं, मैं मानव के रूप में मैं गति करता हूं तो मैं पिता के रूप में गति करता हूं, मैं पति के रूप में गति करता हूं, मैं शिक्षक के रूप में गति करता हूं, है ना। मूल में मैं एक मानव हूं। तो मानव होना स्थिति है। मानव होने का मतलब एक जीवन है शरीर को चलाता हुआ है, जिसमें शरीर की आयु 56 है। तो लेकिन गति के रूप में मैं कहीं पिता के रूप में स्वीकृत हूँ, कहीं पति के रूप में स्वीकृत हूँ, कहीं बेटे के रूप में स्वीकृत हूँ, कहीं शिक्षक के रूप में स्वीकृत हूँ, कहीं मित्र के रूप में स्वीकृत हूँ। ये सब मेरी गति है। गति मतलब व्यवस्था में भागीदारी है। भूमिका, भूमिका, वही भूमिका ही मेरी गति है ना। आप भी एक मानव हैं, कहीं आप माँ के रूप में स्वीकृत हैं, कहीं आप अलग अलग भूमिका में आपकी गति है। तो उसी तरह से जीवन में भी आस्वादन स्थिति है तो चयन गति है, तुलन स्थिति है तो विश्लेषण गति है। बढ़िया, आगे चलें। चलो अब आगे चलते। ये जो लिखा है इस पे आपका ध्यान चला रहे, तुम मेरे को मत दिखाया करो, इसी को दिखाओ। हाँ, चयन एक्शन, वो सब एक साथ चल रहा है, सब एक साथ चल रहा है। ध्यान देते हैं तो उतना ध्यान चला जाता है, बाकी तो सारी क्रियाएं निरंतर है। हाँ जी, पूरा दिखाइए। इसका मतलब यह हुआ आशा, विचार, इच्छा तीनों को एक साथ मिला के कल्पनाशीलता बोल रहे हैं। आशा, विचार, इच्छा तीनों को एक साथ मिला के कल्पनाशीलता बोल रहे हैं। कल्पनाशीलता के मूल में आस्वादन तुलन रहता ही है ना, उसमें शामिल नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो कल्पनाशीलता की बात करेंगे तो उसमें सारी क्रियाएं, चारों क्रियाएं, ये पांचों क्रिया एक साथ है। कल्पनाशीलता की बात करेंगे तो ये पांचों क्रियाएं एक साथ। लेकिन मोटे रूप में जब बात करते हैं तो आशा, विचार, क्योंकि कल्पनाशीलता गति है इसलिए गति क्रियाओं को साथ में ले रखा है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आशा, विचार, इच्छा ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है। आशा, विचार, इच्छा ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है। शरीर के साथ में ब्रेन है, आशा, विचार, इच्छा ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है। इसीलिए जीवन और शरीर का तालमेल काम करता है। जीवन और शरीर एक तालमेल में काम करते हैं क्योंकि आशा, विचार, इच्छा ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है। यहां से जीवन और शरीर का तालमेल बना रहता है। बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ये आपके ध्यान में आ गया
अब मानव कितनी प्रकार से सुखी होता है। अब आस्वादन क्रिया को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, ये जितना अभी तक चर्चा किया ये आपको भारी तो नहीं पड़ रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ, गुड। आस्वादन क्रिया को खोलते हैं। आस्वादन क्रिया का मतलब है कि मानव कितने प्रकार से, आस्वादन क्या है? मानव में सुखी होने की चाहना। तो मानव कितने प्रकार से सुखी हो सकता है? पांच या छह? कैसे कैसे? अरे वो नहीं, वो नहीं, वो सारा एक ही हो गया इंद्रियों में। तो दुनिया के सभी मानव केवल 3 प्रकार से सुखी हो सकते हैं मैक्सिमम, चौथी प्रकार ही नहीं है। क्या? एक उसको बोल रहे हैं रुचि मूलक। रुचि मूलक का मतलब है कि जब मैं इंद्रियों से सुखी होता हूं तो वो रुचि मूलक है। मूल्य मूलक, जब मैं संबंध में तृप्ति पाता हूं तो वो मूल्य मूलक है। और लक्ष्य मूलक, लक्ष्य मूलक का मतलब है कि जो मैं जिंदगी में पाना चाहता हूं, है ना, उसको, जो जिंदगी में पाना चाहता हूं उसको पाने के आधार पर मैं सुखी होता हूं। तो यहां पे देखते हैं कि जब मैं स्वयं को जिंदा रहने के धरातल पर देखता हूं, जिंदा रहने को जीना मानता हूं, स्वयं को शरीर मानकर जीता हूं, तो क्या होता है? देखो इसमें भी क्या बोलेंगे, रुचि मूलक में सबसे लंबा सुख कौन सा है? रुचि मूलक लंबा है कि मूल्य मूलक लंबा है कि लक्ष्य मूलक लंबा है? लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक मोमेंट्री है, मूल्य मूलक डीपर है, और लक्ष्य मूलक कंसिस्टेंट है ना। तो क्षणिक सुख, दीर्घ सुख और स्थायी सुख के रूप में भी तीनों सुखों को पहचाना जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं स्वयं को शरीर मान के जीऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा सुख कहां पाऊंगा? इंद्रियों में। संबंध को कैसे देखूंगा? संबंध को कैसे देखूंगा? मोहवश। और जिंदगी में क्या पाना चाहूंगा? क्या लक्ष्य क्या होगा मेरा? क्या लक्ष्य होगा? सुविधा पाना चाहूंगा और सुविधा के लिए संग्रह करना चाहूंगा। बैलेंस शीट। एक ही लक्ष्य है कि संग्रह कैसे बढ़े। ये एक प्रकार का लक्ष्य है जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो सुविधा और संग्रह में जीता हूं। जब मैं ईश्वर प्राप्ति में सुख मानता हूं, जब ईश्वर प्राप्ति में सुख मानता हूं तो ईश्वर की भक्ति और संसार से विरक्ति को लक्ष्य मानता हूं। तो 2 सेट हो गए। स्वयं को शरीर मानता हूं तो क्या होगा? ध्यान में आ गया? ठीक हो गया? जब मैं ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य मानता हूं तो ईश्वर की भक्ति और संसार से विरक्ति को लक्ष्य को पाना चाहता हूं। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो सुविधा और संग्रह को पाना चाहता हूं। बढ़िया, ठीक हो गया? आगे चलूं? आगे चलते हैं। अब जीने के स्वरूप में जब मैं जीने को समझ जाता हूं, जीने के स्वरूप को पा जाता हूं, तो मेरा सुख कैसा होगा? तो सबसे बड़ा सुख क्या होगा? सबसे बड़ा सुख क्या होता है? लक्ष्य वाला।
तो जब मैं जीने के स्वरूप को पहचानता हूं तो सुविधा पूर्वक सुखी होने के स्थान पर समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। तो सुविधा की चाहना समाधान की चाहना में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बढ़िया डॉक्टर साहब, समझ में आया? केवल सुविधापूर्ण जिंदगी हो जाए, उसकी जगह में समाधानपूर्ण जिंदगी हो जाए। सुविधा जितनी आवश्यक है उतनी बनी रहे। बढ़िया। तो सुविधा के बिना जीना है ऐसा नहीं कह रहे हैं। सुविधा आवश्यकता अनुसार होगी, समाधान पूर्णता के साथ होगा। सुविधा की भी कमी ना हो, समाधान की भी कमी ना हो। संग्रह पूर्वक सुखी होने के स्थान पर समृद्धि पूर्वक सुखी होने की जगह में आ जाता हूं। अब तक संग्रह से सुखी होता था, अब समृद्धि से सुखी होने लगता हूं। समाधान के साथ अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचानता हूं। जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध है, ये सुखदाई भाव है। फिर ये कल्पना नहीं आती है कि पड़ोसी के पास कितना है, पड़ोसी के पास जितना है वो उसकी हेडेक है, मेरे पास कितना हो मेरी आवश्यकता से ज्यादा है, तो मौजा ही मौजा, जिंदगी में आराम आ गया। भक्ति जो है, भक्ति का मतलब ही है कि भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास। भक्ति अभयता में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विरक्ति जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए वो सह अस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बढ़िया। तो पूरी ही मानव की जिंदगी मानव लक्ष्य के अर्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो सुविधा संग्रह से सुखी होने के स्थान पर मानव लक्ष्य के आधार पर सुखी होने की कामना, भक्ति विरक्ति से सुखी होने के स्थान पर मानव लक्ष्य के साथ सुखी होने की कामना अपने में स्थिर हो जाती है। 24 घंटे मानव लक्ष्य के लिए सोचना, मानव लक्ष्य के अर्थ में बोलना, मानव लक्ष्य के अर्थ में जीना, मानव लक्ष्य के अर्थ में व्यवसाय करना, अपने चारों तरफ से जिंदगी सुख से नहा जाती। बढ़िया। तो अब मेरा संबंध को पहचानने का आधार क्या होगा? अब संबंध को पहचानने का आधार क्या होगा? है मानव लक्ष्य। गुड। अब संबंध को पहचानने का आधार मानव लक्ष्य होगा, तो उसका नाम मूल्य है। मूल्य का मतलब जो निरंतर भाव है उसका नाम मूल्य है, जो क्षणिक भाव है उसका नाम मोह है। मोह परिवर्तनशील भाव है, मूल्य निरंतर भाव है। तो मैं मूल्य पूर्वक पहचानता हूँ, मूल्य के साथ, है ना, मानव के साथ न्याय पूर्वक जीता हूँ, तृप्ति पूर्वक जीता हूँ। अब इंद्रियों का क्या होगा? अब इंद्रियों का क्या होगा? अब इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रिय सुख का क्या होगा? इंद्रियों का ये होगा कि सूत्र है, संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संवेदनाओं के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। भौतिकवाद में इंद्रियों की पूजा है और अध्यात्मवाद में इंद्रियों की हत्या है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इंद्रियों की पूजा करो या इंद्रियों की हत्या करो। दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, जबकि स्वाभाविक ये है, सूत्र है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। गुरु मूल्य मतलब बड़ा सुख, बड़ा सुख में छोटा सुख समा जाता है। संज्ञानशीलता पूर्वक जीना खुल जाता है, बड़ा सुख खुल जाता है, मानव लक्ष्य का सुख खुल जाता है। तो मेरी इंद्रियों पे निर्भरता नहीं रहती है। और फिर इंद्रियां किस काम आती हैं? पुराने शरीर बने रहें, आवश्यकता अनुसार नए शरीर बनते रहें, इस अर्थ में इंद्रियों की जगह रह जाती है।
और जब तक हम समाधान पूर्वक सुख की निरंतरता को नहीं पाए तब तक स्व नारी स्व पुरुष में नियंत्रित रहें। ये भी एक काम की बात है। देखो भारत में सेक्स को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो किसी ने पूछा कि भाई सेक्स कितनी बार करें, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, बोले साल में एक बार, बोले उससे काम नहीं चले तो बोले महीने में एक बार, तो बोले उससे भी काम नहीं चले तो बोले कफन साथ ले जाना। ऐसे वर्णन है। अब ये बहुत मुश्किल है मामला, इसको हैंडल कर पाना। सभी एक समान रोटी खाएंगे, सभी एक समान सोएंगे, सभी एक समान नमक मिर्ची खाएंगे, तो शरीर का कोई भी मामला सबके लिए एक समान कभी नहीं रहेगा। तो सेक्स को किस दृष्टि से देखें? हमने भारत में सेक्स को आदर्श रूप में देखा कि संतानोत्पत्ति के लिए जाएं तो ही सेक्स करें, ऐसा हमने सेक्स को देखा। वेस्ट ने कैसा देखा? चाय पानी की तरह। वो भी चाय पानी भी खुश होने का एक तरीका है और भोग भी खुश होने का एक तरीका है, जम के करो। मैं ऐसे लोगों से मिला जो सेक्स से बोर, जैसे आपको बहुत ये साइकोलॉजिकली समझने की बात है कि एडवेंचरस गेम्स किन देशों में पैदा हुए। एडवेंचरस गेम्स किन देशों में पैदा हुए? पश्चिमी देशों में पैदा हुए। उन्होंने आहार को भोग के देख लिया, उससे बोर हो गए। निद्रा भोग के देख लिया, सेक्स भोग के देख लिया। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा और प्रजनन क्रिया सबको भोग के देख लिया। फिर चौथी चीज एक ही बची, भय से मुक्ति। जिन क्षणों में मैं भयभीत नहीं होता हूं उसका भी एक अपना सुख है। मैं भयभीत नहीं होता हूं। सारे एडवेंचरस गेम्स मात्र इस साइकोलॉजी की अभिव्यक्ति है कि मैं नहीं डरता हूं, मैं भय से मुक्त हूं। तो वो हरिद्वार में पंजी जंप होती है, मंजी जंप क्या बोलते हैं, है ना, वो 500 रुपए में बहुत साल पहले 3 चांस मिलते थे। टांग में रस्सी बांध के और कई सौ फुट ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। तो दूसरा तीसरा चांस फ्री में रहता है, कोई नहीं लेता है। फिर दोस्तों को ही आके बताता है, उसमें बहुत मजा आता है। मैं जैसे दुख पाया तुम भी पाओ। ऊट पटांग काम सारे। तो इसका मतलब है भारत में एडवेंचरस गेम्स नहीं रहे। भारत में जब भी आदमी सेक्स से उबा, खाने पीने से उबा, मटेरियलिस्टिक लाइफ से उबा, वो किसी सेवा के क्षेत्र में चला गया, वो किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में चला गया, क्योंकि भारत में दरवाजे पहले से खुले हुए हैं। जिन देशों में सेवा और अध्यात्म के दरवाजे खुले हुए नहीं हैं, उनके लिए एडवेंचरस गेम्स की तरफ जाना ही एकमात्र रास्ता है। तो क्या समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेक्स के 2 मॉडल हैं, फ्री सेक्स और आइडियल सेक्स, आदर्श और फ्री। आदर्श प्रैक्टिसेबल नहीं है। एक तरफ हमारे समय में मैडोना हुआ करती थी, एक गायिका थी, आजकल मर गई कि जिंदा है पता नहीं, है अभी। हाँ, तो एक तरफ गांधी जी भी अच्छे लगते थे, मैडोना भी अच्छी लगती थी। गांधी जी अच्छे लगते हैं तो मैडोना से अपराध बोध होता है, मैडोना की तरफ जाते हैं तो गांधी जी घूर घूर के देखते हैं। हमारी जिंदगी बीच में फंसी हुई है। तो ऐसा तमाम यात्राओं से हम गुजरते हैं। तो धीरे से ये समझ में आया कि आदर्श भी प्रैक्टिसेबल नहीं है, क्योंकि हम चेतना की उन ऊंचाइयों में है ही नहीं और वो आराम से संभव भी नहीं है। तो जब तक हम चेतना की उन ऊंचाइयों में ना पहुंचे तो सहज रूप से सेक्स में पति पत्नी के बीच में संतुलित रहना ये एक सामाजिक व्यवस्था है। कितना बढ़िया। ये लेट मैरिज करना या मैरिज ना करना, अपने भीतर सेक्स की आवश्यकता लगना, उसको किसी और तरीके से पूरा करना, इसमें अपराध बोध होना, इसमें झंझट होना, आगे पीछे बिना मतलब की प्रॉब्लम में फंसना,
ये सारा काम होता ही है। एजुकेशन का डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि उसमें एज लेट हो ही रही है। जो शादी की एज हमारे समय में 25 साल थी, वो शादी की एज 35 साल तक आ गई है। अब 35 साल तक आप कल्पना कीजिए, एक आदमी स्वयं को शरीर मान के जीता हुआ, क्या वो इससे मुक्त रह पाएगा? है ना? तो मानव है, सहज रूप से भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी उम्र के बाद सहज रूप से सेक्स की चाहना बनती है। कोई व्यवस्था हमने की नहीं है, वो गलतियां करने की तरफ जाएगा। हमारा डिज़ाइन ऐसा बन गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि ना आइडियल सेक्स प्रैक्टिसेबल है, ना फ्री सेक्स प्रैक्टिसेबल है। एक ही चीज़ प्रैक्टिसेबल है कि मानव की सुख की तलाश है, मानव समाधान पूर्वक सुखी हो जाए। समाधान पूर्वक मानव सुखी होता है तो संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, इससे मेरा मनोबल ऊंचा रहता है। इसलिए बहुत बढ़िया सूत्र है, पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार ही मनोबल है। जब भी मैं किसी अपवित्र विचारों से गुजरता हूँ, मैं अपने मनोबल में कमज़ोर पाता हूँ, अपने आप को लो फील करता हूँ, असहाय पाता हूँ। लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। करते हैं, एक बार लिख डालिए, सेक्स को लेके हमने चर्चा की, क्या क्लैरिटी हमारी बनी। इसलिए पति पत्नी संबंध, स्वनारी स्वपुरुष संबंध इंद्रियों में नियंत्रित रहने का एक स्वीकृत और एक सही तरीका है। हाँ जी, लिख डालिए क्या क्लैरिटी बनी। हाँ जी, हो गया। अभी मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद में शिविर कर रहे थे, हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग पे एक वर्कशॉप, 2 वर्कशॉप हम करते हैं साल में। तो उसमें 30 के नीचे के लोगों ने कहा कि हमारी एज ग्रुप में 70% लोगों में ये आ गया है कि प्री मैरिटल सेक्स स्वाभाविक जिंदगी है। मुझको भी नहीं पता था कि ये मामला इतना बदल चुका है। हो सकता है उन्होंने एग्जैगरेट करके बताया हो या वो ज़्यादा बता रहे हों, ऐसा हो सकता है, पर धीरे धीरे हम जा उधर ही रहे। इसको अब हम जीवन शैली के रूप में स्वीकार रहे हैं। और जब मास में कोई काम होने लगता है तो फिर हमको अपराध बोध भी नहीं होता है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला? ना इंद्रियों की पूजा करनी है, ना इंद्रियों की हत्या करनी है। संज्ञानशीलता के प्रकाश में इंद्रियों को नियंत्रित रहना है, यही जीने का स्वरूप है। उसके लिए विवाह एक सहज आवश्यकता है? हाँ, अतिवाद में कहीं जाने से नहीं चलेगा।
बढ़िया हो गया। तो विवाह के रूप में क्या क्या हो गया? चर्चा आएगी तो विवाह की और बात करेंगे, लेकिन विवाह की परिभाषा है विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। विवेक मतलब समझदारी मान लो। अभी जीने के अर्थ में जो समझदारी है उसका नाम विवेक है। क्यों जीना है, कैसे जीना है कि समझ का नाम विवेक है। क्यों जीना है कि समझ की रोशनी में वहन करना, निभाना विवाह है। क्यों जीना है? क्यों जीना है? मैं जीवन हूं, सुख की निरंतरता चाहता हूं, सुख की निरंतरता के लिए समाधान पूर्वक सुखी होता हूं, समाधानित होने के लिए शरीर चलाता हूं। तो जिस प्रकार एक माँ बाप ने मेरे सुखी होने के लिए शरीर रूपी साधन उपलब्ध कराया है, मेरे शरीर को पोषण दिया है, मुझको शरीर दिया है, शरीर को पोषण दिया है और जीने की समझ भी अपेक्षा है ही है, उसी प्रकार एक पूरे परिवार का क्या मतलब हुआ? परिवार में हमको शरीर मिला, शरीर का पोषण मिला, कमाने खाने की अकल मिली, साथ में उस शरीर के माध्यम से मेरे जागृत होने की समझ मिले, ताकि उस शरीर के माध्यम से मैं जागृति को पा सकूं, मैं अपनी मंजिल को पा सकूं, मैं अपनी जिंदगी को पा सकूं। जिस तरह से मैंने मेरी जिंदगी पाई है, उसी तरह से किसी दूसरे जीवन को मैं भी जिंदगी उपलब्ध करा सकूं, इसका नाम विवाह है। कौन बोल के बताएगा? कथा सुनते हो? कथा सुनने में बहुत मजा आता है। हाँ जी, माइक दीजिए। क्या बात। जिस प्रकार हमने हमारे परिवार में जन्म लिया, जन्म लेने के साथ में जो हमारी उपयोगिता हमने सिद्ध करी, साथ में हमने कुछ वैल्यूज़ लिए, एक इस पृथ्वी पर जैसे जो भी जीवन निर्वाह करना है उसके लिए जो भी हमने साधन इकट्ठे किए, जो भी कुछ किया, वो सारा हम अपनी नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफर कर सके। जो मुझे मिला है, जो मुझे मिला, मैं वो उसका ऋणी हूँ। हाँ, तो इसी ऋण मैं इसको दूसरे को दे पाऊँ, यस। तो मुझको मेरी तृप्ति होगी, राइट, कि जो मुझको मिला मैं भी दूसरे को किसी और को दिया है। राइट, इस संबंध का नाम, इस व्यवस्था का नाम विवाह है। राइट। तो सारे विवाह ना करने वाले लोग जिम्मेदारी से डर के भागे हुए लोग। सेटिस्फैक्शन इस चीज का भी रहेगा कि हमने हमारा एक ऋण, हाँ, ये ऋण है हमारे ऊपर। जैसे जो आपने बोला था कि धरती के साधन यूज किए, तो उसका जिस काम के लिए पेमेंट मिला था वो काम किया नहीं। राइट, तो वो करना है। पेमेंट मिला था इस काम के लिए कि शरीर को चला के तुम जागृत हो जाओ। राइट, अपन खा पी के निकल लिए, टंकी भरी, टंकी खाली की और नई टंकियां पैदा की और चल दिए। ये ऋणी होके चले गए। ये आदमी दुखी रहेगा और क्या करेगा? ऋण उतारने का एक अवसर। हाँ, तो ये तो भौतिक बैलेंस शीट बनाई, ये अच्छी बात है, पर जिंदगी की भी तो बैलेंस शीट बनेगी। बनेगी। राइट, ऐसी 2 बैलेंस शीट बनवाया करो। यस सर। हाँ जी, दूसरा जो आप कह रहे थे मोह और मूल्य में, मोह जो है क्षणिक भाव है। मेरे को आधे घंटे पहले लगता है कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, और आधे घंटे बाद लगता है आप मर ही जाते तो ठीक होता। ये मोह है। अपना काम निकल रहा है तो अच्छा लग रहा है, अपने लिए अनुकूलता नहीं है तो तुम मर जाओ। मोह में निरंतरता है। मानव लक्ष्य के अर्थ में बहन भाई एक दूसरे के साथ कैसा निर्वाह करेंगे, उसकी निरंतरता होगी, उसमें न्याय होगा, उसमें तृप्ति होगी। मानव लक्ष्य के अर्थ में पति पत्नी एक दूसरे के साथ कैसे जिएंगे, इस भाव की निरंतरता होगी। ये संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होगा। इसका नाम मूल्य है। प्रकृति की व्यवस्था की रोशनी में जब हम एक दूसरे के साथ अपनी उपयोगिता को देखते हैं,
पत्नी की उपयोगिता पति के लिए, पति की उपयोगिता पत्नी के लिए, भाई की बहन के लिए, बहन की भाई के लिए, गुरु की शिष्य के लिए, शिष्य की गुरु के लिए। ये शाश्वत है, पूरकता, उपयोगिता पूरकता। हाँ जी, चलिए, तो ये हमने देखा आस्वादन क्रिया। अब हम एक और देखते हैं। एक क्रिया देखी, अब दूसरी क्रिया देखते हैं, तुलन क्रिया। आस्वादन क्रिया देखा, अब तुलन क्रिया को देखते हैं। तुलन क्रिया का मतलब है कि दुनिया के सारे लोग, तुलन क्रिया का मतलब है कि उनके कंपैरिजन के आधार क्या हैं, उनके तुलन के आधार क्या हैं, तुलन के आधार क्या हैं, इसी को दृष्टि भी बोलते हैं। इसकी दृष्टि खराब है, इसकी दृष्टि ठीक है ना, इसी को नजरिया भी बोलते हैं, व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। तो दुनिया के सारे लोग कितने आधारों पर कंपैरिजन करते हैं? तो एक आधार है जिसको बोलते हैं प्रिय, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। दुनिया के सारे लोग मैक्सिमम 6 आधार पर कंपैरिजन कर सकते हैं। जब प्रिय बोल रहे हैं तो वो इंद्रियां सापेक्ष है, इंद्रियों की बात कर रहे हैं, हित कर रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं तो वो शरीर का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। धन की बात, लाभ की बात कर रहे हैं तो धन की बात कर रहे हैं। न्याय की बात कर रहे हैं तो संबंध की बात कर रहे हैं। धर्म की बात कर रहे हैं तो अखंड समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मानव धर्म की बात कर रहे हैं। और सत्य की बात कर रहे हैं तो चारों अवस्थाओं में संतुलन की बात कर रहे हैं। परिचय शिविर 5 बार। क्या हो गया? याद कैसे रहता है? जिससे प्यार हो जाता है ना। कभी आपको अपने पति को देख के लगा, कहीं देखे देखे लग रहे हो? कभी बच्चे को देख के लगा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं नाम भूल गई हूं? बस ऐसा ही मामला है, ये प्यार का मामला है, ये सच्चा प्यार होने से ऐसे ही रहता है। एक्चुअली जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो हमको याद रहता है, सार इतना ही। हर आदमी की जिंदगी के लिए अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण हैं। कोई कोई चीज को महत्वपूर्ण मानता है, कोई कोई चीज को महत्वपूर्ण, जैसी उसकी चेतना है वैसा उसके लिए महत्वपूर्ण। हाँ जी, क्या हुआ? आस्वादन, आस्वादन चयन एक्सप्लेन नहीं किया। अब आस्वादन का आधार ये है, आस्वादन का आधार कभी मैं इंद्रियों के आधार पे आस्वादन करता हूं, उसके आधार पे फिर चयन करूंगा। संबंध के आधार पर संबंध का आस्वादन करता हूं, संबंध के आधार पे चयन करूंगा। लक्ष्य का आस्वादन करता हूं, लक्ष्य के आधार पे चयन करूंगा। तो मूल में आस्वादन दृष्टि की बात कर रहे हैं। सुखी होने की चाहना के आधार क्या क्या हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे भीतर कंपैरिजन, देखो एक तो ये समझने की बात है ना, बोलते हैं ना जज नहीं करना चाहिए, किसी को जज मत करो, ये सब गर्म हवा है, कभी ऊपर से निकल जाती है, कभी नीचे से निकल जाती है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तुलन की क्रिया जीवन में है
इसलिए तुलन को आप रोक ही नहीं सकते, कंपैरिजन को आप रोक नहीं सकते। तो कंपैरिजन तो होगा ही, उसको सही दिशा दे सकते हैं। उसको देखते हैं कैसे सही दिशा देते हैं। तो प्रिय का मतलब है जब मैं इंद्रियों के आधार पे तुलन करता हूं, है ना। जैसे मैं कोई दुकान में गया, आप कपड़ा लेने गए, तो आप क्या क्या देखते हो? कलर देखते हो, उसका टेक्सचर देखते हो, फिर रेट देखते हो, है ना। तो क्या क्या सोच के लेते हो कपड़ा? आपने कपड़े में कपड़े का कलर देखा, डिजाइन देखा, टेक्सचर देखा, तो ये कौन सा आधार है? कौन सी दृष्टि काम कर रही है? प्रिय दृष्टि। फिर आपने देखा कि सामने गर्मी आने वाली है, कॉटन मिक्स होता तो अच्छा होता, तो आपने पूछा कॉटन कितना परसेंट है इसमें? नहीं नहीं बहन जी 90% कॉटन है। अब ये कौन सी दृष्टि है? हित दृष्टि है। फिर देखा, रेट देखा, रेट तो ज़्यादा है, अब कौन सी दृष्टि है? लाभ दृष्टि है। फिर याद आया, नहीं नहीं ये तो दामाद जी के लिए लेना है, अब क्या हुआ? संबंध। अब पैसा वैसा सब चलेगा, दामाद जी आते ही, है ना, अब पैसे वैसे की कोई चर्चा नहीं है, जितने का है ले लो क्योंकि दामाद जी के लिए है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? संबंध की दृष्टि। तो इस तरह से हर क्षण हमारी कोई दृष्टि काम कर रही है। शिविर में बैठे हो तो कौन सी दृष्टि से आप बैठे रहते हो? शिविर में बैठे हो तो कौन सी दृष्टि से बैठे हो? प्रिय दृष्टि नहीं, हित दृष्टि नहीं, लाभ दृष्टि नहीं, न्याय दृष्टि हाँ, धर्म दृष्टि हाँ, सत्य दृष्टि हाँ। तो पूरा शिविर न्याय धर्म सत्य दृष्टि है। देखो यहां से ये पता चला अभी वर्तमान में हम कितना दृष्टि जी रहे हैं और कितनी केवल अपेक्षा में बनी हुई है? 3 जी रहे हैं। वेरी गुड। यवतमाल में कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये 3 दृष्टियां जिंदा रहने के अर्थ में है। ये 3 दृष्टियां जीने के अर्थ में है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना होता है, प्रिय हित लाभ पूर्वक जिंदा रहना होता है। समझ में आ गया? प्रिय हित लाभ पूर्वक जिंदा रहना होता है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना होता है। अब अभी हम न्याय धर्म सत्य में जी रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा है? अपेक्षा है। परिवार में सारे संबंध ठीक रहें, पर नहीं रहते हैं। परिवार ही ठीक नहीं चल रहा है, समाज भय से मुक्त कहाँ से हो जाएगा? प्रकृति में संतुलन कहाँ से आ जाएगा? इन तीनों में मामला गोल है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से कितनी दृष्टियों में जी रहे हैं हम? तो 6 में से 3 कितना हो गया? आधा। तो तुलन कितना जी रहे हैं? तुलन कितना कर रहे हैं? आधा। तो ये समझ में आया। तो कितनी दृष्टि में जी रहे हैं? 4.5। 4.5। ऊपर वाला माला खाली। हाँ, अरे मजाक थोड़ी है, सीरियसली है। तो जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, ऊपर वाला माला खाली रहता है। ये ऊपर वाला माला खाली रहता है। केवल प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य, केवल प्रिय हित लाभ में जिंदगी चलती रहती है। इसी को बोला कि आपको 10 क्रिया जीवन में होती है, उसमें 4.5 क्रिया में जी रहे हो। इसी का नाम जिंदा रहना है। इस जिंदा रहने में अमीरी है, गरीबी है, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, पढ़ा लिखा, अनपढ़ होना, पैसे वाला, बिना पैसे वाला, पद वाला, बिना पद वाला, इतनी वैरायटी इसमें है। बढ़िया। कैसा लग रहा है? आज आपको 4.5 क्रिया अपने घर में जाके एक्सप्लेन करनी है। कितने लोग कर पाएंगे? देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक हो गया? इसमें से कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही हो? कितने लोग कह सकते हैं कि पूरा समझ में आया? जितनी बात हुई उतनी पूरी ध्यान में आ गई? कितने लोग कह रहे हैं कि 50% आई, 50% आई,
50% आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परिचय शिविर 5 बार बस। हाँ जी, चलिए बात पूरी करें आज। तो ऐसा करते हैं, अब केवल वो लोग रुक जाएं जो आगे यवतमाल में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में शामिल होना चाहते हैं, जो आगे किसी गहरे अध्ययन में जाना चाहते हैं, वो लोग रुक जाएं। बाकी लोगों को नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। ये टीनेजर्स बच्चों के, युवाओं के शिविर के लिए यूथ कैंप बोल रहे हैं अपन उसको, जीवन विद्या यूथ कैंप। इसके लिए जिन लोगों को नाम देना है, अभी आपके पास जो कॉपी है, उस कॉपी में से एकदम लास्ट पेज में से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर वहाँ पे बच्चे का पूरा नाम लिखना है, युवा का पूरा नाम लिखना है और मोबाइल नंबर देना है आपका, है ना। तो जब यूथ कैंप होगा तब उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पे देना है आपको, और जो लोग यहाँ रुके हैं वो जाते वक्त भी दे सकते हैं, है ना। कोर टीम के सभी मेंबर रुकेंगे, कोर टीम के सभी मेंबर रुकेंगे और बाकी नए साथी जो है वो भी रुकेंगे।